वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। चलो दोस्तों, कुछ देखते हैं। कुछ हमारे जो ऑर्गन होते हैं उनसे संबंधित जो होते हैं क्या कहा जाता है। जैसे दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं लीवर को या यकृत को। इससे संबंधित जो डिजीज होता है दोस्तों, या इससे संबंधित सेल होता है, इसे हिपैटिक कहा जाता है। हिपैटिक। दोस्तों, अब आपसे पूछा जाए हिपैटिक किससे रिलेटेड है, आपको बताना है लीवर या यकृत से संबंधित होता है। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों, जिसे कहते हैं हार्ट। हार्ट या हिंदी में हृदय कहा जाता है। इससे संबंधित कोई डिजीज होता है या कुछ होता है दोस्तों, उसे कहते हैं कार्डियक। कार्डियक। उसके बाद और देखते हैं दोस्तों, किडनी हो गया, जिसे वृक्क कहा जाता है हिंदी में। इससे संबंधित कोई होता है तो इसे रीनल कहा जाता है। किडनी। वृक्क हो गया दोस्तों, इसे किडनी कहा जाता है। इससे संबंधित जो होगा दोस्तों, उसे इससे संबंधित कोई किडनी से डिजीज होगा या कुछ हो, कहेंगे रीनल प्रॉब्लम है या रीनल सेल है किडनी से संबंधित। उसके बाद देखते हैं लंग्स, जिसे दोस्तों फेफड़ा कहा जाता है। इससे संबंधित होगा तो इसे कहेंगे पल्मोनरी डिजीज हो गया। जैसे इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम होगा, एबनॉर्मल कंडीशन होगा तो इसे दोस्तों हृदय कहते हैं। ये यकृत है। उसके बाद दोस्तों जो स्टोमक या आमाशय कहा जाता है। इससे संबंधित कोई होगा, जैसे एबनॉर्मल कंडीशन या स्टोमक से संबंधित कोई डिजीज होगा तो उसे कहेंगे दोस्तों गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। चलो दोस्तों, एक बार जल्दी से इसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लीवर से संबंधित होगा तो उसे कहेंगे दोस्तों हिपैटिक होगा। उसके बाद हृदय से संबंधित होगा कोई डिजीज या उससे संबंधित प्रॉब्लम, उसे कहेंगे कार्डियक प्रॉब्लम है या कार्डियक से। कार्डियक दोस्तों जहाँ आ जाए आपको समझ जाना है, वो रिलेटेड है हार्ट से या हृदय से। किडनी, किडनी में दोस्तों रीनल आता है, कहेंगे रीनल प्रॉब्लम या रीनल रिलेटेड है तो आपको समझ जाना है किडनी या वृक्क से संबंधित है। अब देखते हैं फेफड़ा या लंग्स को। इससे दोस्तों इसमें पल्मोनरी से लंग्स से रिलेटेड होता है। उसके बाद देखते हैं आमाशय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक, हिंदी में कहते हैं आमाशय। इससे कोई प्रॉब्लम होगी इसे कहेंगे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक डिजीज है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों, आज डिटेल पढ़ लेते हैं। सलेवरी ग्लैंड है। सलेवरी ग्लैंड है। अब देखते हैं इसमें दोस्तों कितने प्रकार की एंजाइम होती हैं। इसमें दोस्तों वैसे 2 प्रकार की एंजाइम होती हैं, देख लेते हैं। एमाइलेज। एमाइलेज को दोस्तों टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन कहते हैं। दूसरा दोस्तों होता है लाइसोजाइम। दोस्तों ये एंटी बैक्टीरियल इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब देखते हैं सबसे पहले जो एमाइलेज है या जिसे टाइलिन कहा जाता है। ये दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है जिसे स्टार्च कहा जाता है, स्टार्च होता है। इसे दोस्तों कन्वर्ट करता है एमाइलेज एंजाइम।
एमाइलेज एंजाइम दोस्तों इसे कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में और पाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया जो हमारे शरीर में लवण के संतुलन को या साल्ट के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसका कार्य देख लेते हैं या फंक्शन या कार्य। हमारे शरीर में लवण का संतुलन बनाने में मदद करता है, जिस दौरान दोस्तों हमको डिहाइड्रेशन या कॉलरा की शिकायत हो जाती है तो हमारे शरीर में इसका इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों उसके लिए हम ग्लूकोज लेते हैं बाहर से, या छोटे बच्चों को ORS दिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में इसके इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया है। उसको बैलेंस करने के लिए ORS या ग्लूकोज हम लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में लवण का संतुलन फिर से सही हो जाए। दोस्तों चलो अब देखते हैं इसके बाद दोस्तों देखेंगे ईसोफेगस, जिसे कहते हैं, एक दूसरा नाम है फूड पाइप। फूड पाइप हो गया, जिसे आहार नली कहते हैं। अब देखते हैं ये दोस्तों ईसोफेगस पाइप जो होता है हमारे मुंह गुहा से कनेक्ट होता है हमारे स्टोमक के आमाशय से। अब इसमें देखते हैं इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इस तरह से कुछ होता है दोस्तों। यहाँ पे खाना दोस्तों हमारे मुख से थोड़ा बहुत पचने के बाद इस पाइप में जाता है, तो यहाँ पे कहीं पे इस साइड से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर ठीक हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। हमारा भोजन इस साइड से ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होते होते हमारे स्टोमक में, यहाँ पे स्टोमक या स्टोमक में पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को दोस्तों कहते हैं पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए एग्जाम में पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस किससे रिलेटेड है, आपको बताना है। जो मुख से भोजन हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में जाता है, उस प्रक्रिया में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी को, पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस। चलो दोस्तों उसके बाद आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं इसके बाद स्टोमक देखते हैं, जिसे हिंदी में आमाशय कहा जाता है। आमाशय कहा जाता है। अब देख लेते हैं सबसे पहले स्टोमक का शेप या आकार कैसा होता है। इसका आकार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। स्टोमक का आकार जे शेप का होता है, जे आकार का होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों आपसे स्टोमक का शेप कैसे होता है, आपको बताना है जे शेप का या जे आकार का होता है। अब इसके बाद देखते हैं स्टोमक है दोस्तों कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो इसके आंतरिक भाग जो होता है दोस्तों उसे म्यूकोसा कहा जाता है। म्यूकोसा होता है। यहाँ पे इसकी आंतरिक दीवार पे ऐसे छोटी छोटी
बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्रंथि कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। देखते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथि, जिसे गैस्ट्रिक ग्रंथि कहा जाता है। आप देखते हैं इसमें कितने प्रकार के जूस या रस होते हैं। इसमें दोस्तों 4 प्रकार के जूस या रस होते हैं। 4 टाइप, 4 प्रकार के जूस होते हैं। चलो सबसे पहले देख लेते हैं एक एक करके। इसमें एक रेनिन होता है, पहला रेनिन हो गया। दूसरा HCl है। तीसरे पे दोस्तों आप लोग इसे, चलो दोस्तों अब चौथा देख लेते हैं। चौथा लाइपेज होता है। अब चलो चारों को एक एक करके देख लेते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। इसे दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि कहा जाता है। अब दोस्तों जो हमारे आमाशय से जूस या रस रिलीज होते हैं या सिक्रेशन होता है वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले रेनिन है, दूसरा HCl है, तीसरा पेप्सिन है, चौथा लाइपेज है। चलो अब देख लेते हैं ये जितने जूस रिलीज होते हैं इनके क्या फंक्शन या कार्य होते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं रेनिन का। रेनिन दोस्तों जो हम दूध पीते हैं उसको ये पचाने में मदद करता है। मिल्क को पचाने में मदद करता है। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन होता है, एक केसीन होता है। केसीन होता है, दूसरा लैक्टोज होता है। इन दोनों प्रोटीन को रेनिन नामक जूस पचाने में या डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब देखते हैं दूसरा जो है HCl। HCl का ये बहुत ज़्यादा दोस्तों हाईली एसिडिक नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका मान दोस्तों 1.8 होता है, इसका pH मान 1.8 होता है। अब इसको देख लेते हैं इसका फंक्शन या कार्य क्या होता है। दोस्तों ये हमारे जो स्टोमक में भोजन होता है उसे एसिडिक इन्वायरमेंट प्रदान करने में या अम्लीय पर्यावरण प्रदान करने में हेल्प करता है, जिससे दोस्तों काफ़ी देर तक हमारा भोजन लगभग इसमें स्टोमक में 4 से 5 घंटे रहता है, उसे अम्लीय नेचर प्रदान करने में मदद करता है, जिससे हमारा भोजन खराब या सड़ने ना पाए। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे अम्लीय इन्वायरमेंट प्रदान करता है। HCl दोस्तों अम्लीय इन्वायरमेंट प्रदान करता है क्योंकि भोजन जो होता है स्टोमक में आमाशय में 4 से 5 घंटे तक रहता है। अब उसके बाद देख लेते हैं पेप्सिन का क्या कार्य होता है। पेप्सिन दोस्तों जो प्रोटीन होता है उसे पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है या बदलता है। अब देख लेते हैं चौथे नंबर पर लाइपेज है।
लाइपेज दोस्तों जो हमारे स्टोमक में वसा पाई जाती है उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। वसा को फैटी एसिड में बदलता है। चलो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारे जठर ग्रंथि के द्वारा कितने रस का श्रवण होता है, तो हमको बताना है 4 प्रकार के रस इसके द्वारा सिक्रेशन किए जाते हैं। सबसे पहला है रेनिन है, दूसरा HCl है, तीसरा पेप्सिन है, चौथा लाइपेज है। अब देख लेते हैं रेनिन का क्या कार्य होता है। मिल्क को पचाने में मदद करता है, जिसमें मुख्य रूप से केसिन और लैक्टोज नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं HCl की वैल्यू दोस्तों हमको ध्यान में रखना है 1.8 होता है। या अम्लीय इन्वायरमेंट प्रदान करने में मदद करता है, जिससे हमारा भोजन जो शरीर में जो मुख्य रूप से आमाशय में पड़ा रहता है 4 से 5 घंटे में, जो खराब न होने पाए। पेप्सिन अब देखते हैं प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने में मदद करता है। वसा को दोस्तों लाइपेज फैटी एसिड में बदलता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब चलो देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे छोटी आंत कहा जाता है। इसके विषय में पहले ही पढ़ लिए थे। अब देखते हैं इसमें कुछ रस का श्रवण होता है जो लीवर से आता है। लीवर में से बाइल जूस आता है। उसके बाद पैनक्रियाटिक हो गया, पैनक्रियास से दोस्तों पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। अब देख लेते हैं पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई 6 मीटर से 7.5 मीटर तक हो सकती है। लेकिन एग्ज़ाम में दोस्तों जब 6 मीटर और 7.5 मीटर दिया रहे तो आपको 7.5 मीटर पे टिक करना है। अब देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के हम पहले ही पढ़ चुके थे। एक डियोडेनम होता है, उसके बाद दोस्तों बीच में डियोडेनम और इलियम के बीच में ही जियोजेनम पाया जाता है। इन दोनों के बीच में डियोडेनम और इलियम के बीच में एक जियोजेनम पाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसे NCERT में 2 ही का दिया गया है, डियोडेनम और इलियम। अब देखते हैं जो बाइल जूस होता है, उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस होता है। ये दोनों आकर यहाँ पे डियोडेनम में मिलते हैं। इसमें देख लेते हैं जो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस किसके द्वारा आते हैं, उस डक्ट का या नली का क्या नाम है। इसे कहते हैं हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम लर्न करने में बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखने में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसीलिए हिपैटिक रिलेटेड होता है लीवर से, पैनक्रियाटिक संबंधित होता है पैनक्रियास से। डक्ट तो डक्ट ही है जिसे नली कहा जाता है। आपको बताना है जब बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस किस नली या डक्ट के माध्यम से डियोडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, आपको बताना है हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में इन जूस का श्रवण होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हिंदी में बड़ी आंत कहा जाता है।
आप सबसे पहले इसके फंक्शन या कार्य देख लेते हैं। कार्य या फंक्शन, ये दोस्तों जल, लवण, कुछ निश्चित औषधि का अवशोषण करता है। अब देख लेते हैं एक बार फिर से, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे बड़ी आंत कहा जाता है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। या जल, जिसे वाटर कहते हैं। मिनरल हो गया, मिनरल है। मिनरल और कुछ निश्चित औषधि का अवशोषण करता है। उसके बाद देख लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, एक कोलन हो गया, दूसरा रेक्टम हो गया। अब इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अंतिम भाग क्या है, उसका नाम क्या है। दोस्तों आपको रेक्टम पर टिक करना है, एनस पर टिक नहीं करना है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम भाग या पार्ट कौन सा होता है, आपको बताना है एग्जाम में जब आएगा। रेक्टम होता है, एनस पे टिक नहीं करना। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अभी शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।